हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं 6 से 8 तक। इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम सब एनसीईआरटी कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर का आधा भाग पढ़ लिए थे। देखिए यहाँ तक पढ़े थे और आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज जल्दी इसे न पढ़े तो पूरा नहीं हो पाएगा, 3 वीडियो में बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा आज जल्दी पढ़ेंगे। और बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा माइक को पास में सटाए हैं तो थोड़ा आवाज़ भारी भारी से लग रहा होगा, तो आवाज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, हो सकेगा तो इसी वीडियो में समाप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देखिए इससे पहले हम आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू दिखा दे रहे हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं एकदम अच्छे से पढ़ना। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपों में कई आरंभिक नगर खोजे गए थे। सबसे पहले खोजा गया निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो देख लीजिए प्रश्न। फिर आगे, हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? क्वेश्चन देख लीजिए। अभी गद्यांश पढ़कर फिर हम सब इसी पर आएंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन है और इसी चैप्टर से है। तो आज हम सब उसको भी, जो थोड़ा थ्योरी था, इसको भी पढ़कर और फिर एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए, तो जल्दी से हम सब पूरा जितना है उतना पढ़ लें। तो देखिए यहाँ से हम सबका इतना हुआ था कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देख लीजिए, इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ाएं। देखिए क्या इसमें क्या है कि 1 मिनट देखिए, बताया गया कि इसमें जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, बहुमूल्य वस्तुओं का आयात कहाँ से किया जाता था? तो देखिए, बहुमूल्य वस्तुओं का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। और इसमें पॉइंट क्या था, बताया था कि कांसा जो था वो किस किस धातुओं से मिलकर बना था? तो तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो राजस्थान था, राजस्थान से तांबे का आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अब आगे देखिए, आज के पढ़ते हैं हम सब कि देखिए चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखकर एक खिलौना है, जहाँ दूसरी एक मुहर है। ये मुहर है, एक खिलौना है। ये देखिए, ये मुहर है, एक खिलौना है। ये एक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोते थे, पहुंचाते थे। और ये देखिए मुहर है, ये खिलौना मिला है। तो ये खिलौना ही साक्ष्य देता है कि ऐसे पहले करते थे या वस्तु को ऐसे ढोते थे। तो देखिए, वालों के लिए भोजन, अब जो नगरों में रहने थे, पहले बात तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता ही थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। कौन? जो गांव में रहते थे वे लोग किसानों को, चारवाहों को, शहरों में रहने वालों के लिए, ऐसा कहा जाए कि जो गांव में रहते थे वो शहरों में रहने वालों के लिए सामान देते थे, खाने होने के सामान वही देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान और तिलहन उगाते थे। देखिए, ये सब बात इस चैप्टर में एक भी लाइन नहीं छोड़ रहे हैं। अगला, अभी इसके बाद हम सब प्रश्नोत्तरी करेंगे, देख लेना कि कैसे कैसे एक लाइन ये महत्वपूर्ण है। तो एकदम कृपया करके एक लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और कंठस्थ करिए।
ये वाला देखिए लाइन अभी इसी से भी क्वेश्चन बना है, दिखाएंगे हम। और यहाँ पर भी देखिए गाँव में भी रहते थे, और गाँव के अलावा शहरों में कौन कौन रहते थे, तो किसान थे, चारवाहे थे, और गाँव वाले रहने वाले जो शहर में रहते थे उनके लिए खाना देते थे या भोजन इत्यादि जो वस्तुएं रहते थे वो देते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल को नहीं हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के होते बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होता था, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये वाक्य अभी हम प्रश्न में दिखाएंगे, इसको याद रखना। क्या लिखा है कि इस क्षेत्र में बारिश कम होते थे, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ और तरीके अपनाए थे। सिंचाई के लिए जो था वे बारिश पर पूरा डिपेंड नहीं थे, इसके अलावा कुछ और वे तरीके आजमाए थे। पानी का संचय किया जाता था, संभवतः पानी का संचय इसके अलावा बारिश के अलावा भी कहीं और से भी किया जाता था या किया जाता था, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो देखिए ये वाक्य को भी एकदम याद रखना कि वे लोग क्या करते थे, बेर फल में देखिए बेर फल में बेर इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो आगे देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में कच्छ के इलाके में खदीर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। देखिए याद रखना इसको, धौलावीरा कहाँ किस नदी के किनारे बसा है, तो देखिए खदीर बेत के किनारे, बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में। याद रखना दोस्तों, बता रहे हैं लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बताएंगे अभी लास्ट में कराएंगे। तो इसमें बताया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये 2 भागों में विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी, जबकि जो धौलावीरा था वह 3 भागों में बटा हुआ था। बस इसको याद रखना। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। किसके, धौलावीरा और ये हड़प्पा के। इन सभी के चारों ओर से पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। देखिए, गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल देखिए इसको भी याद रखना। लोथल कहाँ बसा है, तो खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह, कहाँ पर, धौलावीरा में भी, लोथल में भी एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह
के कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी या गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी उसकी छाप मिली है उसकी छाप मिली है। अब देखिए लोथल एक एक क्या था, लोथल एक बंदरगाह भी था, लोथल एक बंदरगाह भी था। अब देखिए लोथल का बंदरगाह, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। ये जो बंदरगाह था, बंदरगाह का मतलब जो किनारे रहते हैं, जहाँ पर जो नाव वगैरह थे किनारे आते थे और वहाँ पर जो चाहे कहीं से नाव आते थे, जो माल लेकर आते थे, उसमें कच्चा माल लेकर आते थे, तो वहाँ किनारे लगकर उस पर से उतारा और चढ़ाया जाता था। तो पॉइंट याद रखना दोस्तों, लोथल कहाँ पर है, तो खंभात की खाड़ी में, खाड़ी से साबरमती के उपमहा नदी के किनारे है। लोथल एक बंदरगाह है। आगे देखिए, अब देखिए ये लोथल दिखाया गया कि ये लोथल, या देखिए ये लोथल है। यहाँ ऐसे यहाँ पर एक किनारे नाव आकर, ये लोथल बंदरगाह का दृश्य है। या नावों को ऐसे किनारे यहाँ तक लाया जाता था और वो जो कच्चे माल होते थे उस पर उतारे और चढ़ाए जाते थे। तो देखिए आगे, यहाँ पर एक इमारत मिली है। यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ? लोथल में भी। याद रखना, मुहर या मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। देखिए ये देखिए, ये मुहर की जैसा है, जो मुहर लगाया जाता है। तो देखिए लिखा है कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। कैसी मुहर थी? तो ऐसे गीली मिट्टी को पोत दिया जाता था, उस पर ऐसे लगा दिया जाता था। पोत कर उन पर मुहर लगा दिया जाता था, लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। याद रखना, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। जैसे आज भी होता है, मुहर लगाया जाता है, तो पहले भी ऐसे मिट्टी का ऐसे लेप लगाकर उस पर मुहर लगा देते थे। तो आगे देखिए, सभ्यता का अंत, जो हड़प्पा सभ्यता था, तो इन सब का अंत किया कैसे हुआ, तो इन सभी रीजनों को या कारणों को बताया गया है। तो देखिए, बताया गया कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गया और सड़कों पर ही झुंगीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए, देखिए इसको याद रखना थोड़ा, ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो सकता है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का जो असर था कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी कुछ हुआ, परिवर्तन हुआ, अक्सर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम या अध्याय 5 जो 8 है उसमें पढ़ेंगे।
तो देखिए आगे अन्यत्र। अब देखिए इन पॉइंट को भी ध्यान से पढ़ना। तो वो कहानी था, ऐसे सुने रहिए। उसमें अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। देखिए नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। अधिकांश भाग मिस्र का जो अधिकांश भाग है वह रेगिस्तान है। देखिए लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजा करते थे। पूछेगा कि जो मिस्र के लोग रहते थे या वहाँ के जो शासक रहते थे क्या क्या या कौन सी चीज़ लाने के लिए अपने जो अनुचर वगैरह थे, जो सैनिक वगैरह थे, उनको कौन सी चीज़ लाने के लिए भेजते थे। तो देख लीजिए सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी। हाथी दांत बहुत लोग नोटिस नहीं करेंगे, हाथी दांत का क्या किस लिए मंगाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना कि देखिए कि वे सोना चांदी तो जान सकते हैं, हाथी दांत भी मंगाते थे। लकड़ियाँ और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहते थे। तो जो मिस्र के लोग थे वे जो मकबरे बनवाए, जो मर जाते थे, मरने के बाद जो हम सबका जैसे मुस्लिमों में कब्र होता था, तो मिस्र वालों ने जो बनाए उनको हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। और इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। तो इसको याद रखना, इस शव को फिर मम्मी कहा जाता था। और जहाँ दफनाते थे या उस मकबरों को क्या कहा जाता था? पिरामिड कहा जाता था। तो इसको याद रखना, शव को मम्मी कहा जाता था। और जो ये बनाया गया है, ये जो दृश्य बनाया गया है, इसको हम पिरामिड कहते थे। बस इतना याद रखना। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ दफनाई जाती थी। इनमें खाद्य, अन्य पेय वस्तु, गहने, बर्तन, खाद्य, वाद्य यंत्र, हथियार। इसको याद रखना। देखिए ये पहली बार आया, इसके पहले भी आया था तो पर उसमें क्या था कि बकरी वगैरह को दफनाया जाता था, कि अंधविश्वास था कि मरने के बाद भी वे परलोक में खाने के लिए दफनाया जाता था। तो इसमें भी ऐसा ही विश्वास था। तो जो उनकी प्रिय वस्तु रहता था, जैसे वस्त्र रहता था, जैसे खाने के लिए जो वस्त्र रहता था या खाने के लिए जो अन्य रहते थे, उसको वहाँ पर उनके साथ दफनाए जाते थे। पीने के लिए भी वस्त्र, और जो उनका वस्त्र अत्यंत उनको अच्छा लगता था, उन वस्तु के साथ उनको दफना दिया जाता था। जैसे गहने भी हो सकते हैं, बर्तन, वाद्य यंत्र भी हो सकता है, हथियार और जानवर शामिल थे। तो उनको जो प्रिय लगता था, उनको जो अच्छा लगता था, मरने के बाद भी उनको प्रिय लगने वाले सभी वस्तुओं के साथ उनको वहाँ पर दफना दिया जाता है। कहाँ पर? मिस्र वालों ने अपने पिरामिड में दफना दिए जाते थे। और जो दफनाते थे, जो उनका शरीर रहता था, उसको हम मम्मी कहते थे। तो इसको याद रखना। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। देखिए दोस्तों कैसा अंधविश्वास है कि जो उनके प्रिय सेवक और सेविकाओं रहते थे उनको भी दफना दिया जाता था उनके साथ। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो इसमें देखिए बताया गया है कि जो दफनाने के लिए, जैसे हम सब हिंदू जला देते हैं, मुस्लिम उसको दफना देते हैं। तो जो दफनाने की प्रक्रिया और जलाने की प्रक्रिया है, मृत्यु के बाद ये जो परंपराएं हैं, इनमें सबसे खर्चीला सबसे ज़्यादा धन दौलत ये मिस्र वालों ने ही करते हैं। सबसे ज़्यादा धन दौलत मिस्र वालों ने ही करते हैं। इसमें देखिए बताया गया है कि दफनाने में परंपरा को देखते हुए मिस्र ने सबसे ज़्यादा धन दौलत को खर्च किया करते हैं। तो आगे देखिए, अब देखिए चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसमें बताया गया तो अब और है कुछ महत्वपूर्ण। देखिए इन सब जो शब्द थे, इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया था। हालांकि आप सब ढूंढिए। देखिए नगर किसे कहा जाता था और नगर दुर्ग किसे कहा जाता था। तो बताएं कि नगर दुर्ग जो था वो पश्चिम में जो ऊंचाई पर बनाए गए थे उसे नगर दुर्ग कहा जाता है। और नगर किसे कहा जाता था? तो जो निचले पर बनाए गए थे उसको नगर कहा जाता था। शासक क्या होता है? लिपिक क्या होते हैं? मुहर बताएं भी। शिल्पकार होते हैं धातु विशेषज्ञ। कच्चा माल क्या होता है? जो प्योरीफाई किया जाता है उससे पहले जो एकदम सीप से प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे कच्चा माल कहते हैं। हल मिला था खिलौना सिंचाई के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग
मेहरगढ़ में कपास की खेती, इसको याद रखना, जरूर पूछता है, अभी क्वेश्चन भी बना होगा, हम दिखाएंगे। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले हुआ था। नगरों का आरंभ, जो नगरों का आरंभ हुआ था वह 47 साल पहले हुआ था। नगरों का आरंभ 47 साल पहले हुआ था हड़प्पा से। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग हड़प्पा के नगरों का अंत शुरुआत कब हुआ था? तो 47 साल पहले। और अंत कब हुआ? तो हड़प्पा के नगरों का अंत शुरुआती लगभग 3900 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास भी 2500, अन्य नगरों मतलब जो मोहनजोदड़ो वगैरह थे, मोहनजोदड़ो थे, लोथल था, और जो इन सभी थी, ये सभी आदि थे। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। आशा है कि एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम सब चल रहे हैं प्रश्नोत्तरी करने। तो देखिए, प्रश्नोत्तरी से पहले थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं हम। तो देखिए, कुछ पॉइंट है कि हड़प्पा के नगरों की क्या विशेषता थी। जो हड़प्पा के नगर थे उनकी क्या विशेषता थी। तो देखिए, इन नगरों में कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो जैसे हम बताए थे कि जो हड़प्पा था, यह दो भागों में विभाजित किया गया था। और जो आगे बताए थे वो क्या था? धौलावीरा था, वो 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम वाला भाग था, अभी जो जस्ट बताया, जो पश्चिम वाला भाग था वह छोटा था। पश्चिम वाला भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बसे होने के कारण ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, पश्चिम हिस्सा छोटा था। लेकिन यह निचले इलाके में था। जो बड़ा था पश्चिम में, जो छोटा था वह ऊंचाई पर बना था, और जो बड़ा था यह नीचे बना था। तो इसमें देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि जो पश्चिम वाला भाग था ये छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम में जो छोटा था वह ऊंचाई पर बना था, और जो पूरब वाला था वह बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में बनाया गया था। तो बताए थे जो ऊंचे पर बना उसको नगर दुर्ग कहते थे, और जो नीचे बनाया गया था उसे हम निचला नगर कहते हैं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। जैसे अभी हम बताए, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों, इसको देखिए, इसको एकदम इम्पोर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन में हम दिखाएंगे आपको। तो इसको देखिए, उसके जो हड़प्पा के जो दोनों हिस्सों की 4 दीवारें, जो दोनों ओरों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज यह उनकी दीवारें खड़ी हैं। आज भी उनकी दीवारें क्या है? खड़ी है, इधर से उधर नहीं हुई। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारों में खूब मजबूती रहे। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट था। अब हम सब चल रहे हैं प्रश्नोत्तरी करने के लिए। तो आशा है कि आप सब एकदम अच्छे से पढ़े होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और इसी तरह से हम एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे। हर चैप्टर के नीचे जितना उस चैप्टर से प्रश्नोत्तरी बनेगा, उस चैप्टर को हम रखेंगे एक ही वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ऐसे पढ़िए, तब जाकर कहीं आपका एक बार में सीटेट एकदम क्लियर होगा। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए, सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था? तो जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सबसे प्राचीन है। तो देखिए, पहले खोजा गया था। अब देखिए, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हम बताए थे, शायद आप सबको याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो यही PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जुड़कर इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। तो देखिए, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में किस स्थान पर था? तो जैसे हम बताए थे कि आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में। तो अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता। जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, अभी जो हम पॉइंट बताए, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? निम्नलिखित में कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है? इसमें देखिए, फिर इसको ध्यान से देखना है। इसमें बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में कौन सी विशेषता सही नहीं है। कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में इसको सही नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता जैसे हम पढ़े हम सब कि इन नगरों में से कई नगरों
को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बताएं, जैसे हड़प्पा 2 भागों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा था। बताएं, जैसे पश्चिम भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना था, लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचली पर बना था। इस अभी जस्ट बताएं इसी के पहले वाले में। तो ये तो इन सब की विशेषता है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले भाग को निचला नगर कहा है। अभी बताएं जस्ट इसी के पहले। तो ये तो सही है, इनकी विशेषता है। इनके दोनों हिस्सों में 4 दीवारी कच्ची ईंटों से, तो देखिए दोस्तों यहीं पकड़ा गया। तो हम जैसे बताए थे कि इनकी जो 4 दीवारी बनाए गए थे तो इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, न कि कच्ची ईंटों का, जैसे कि आप सबको एकदम हम हाईलाइट करके बताए थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही बता रहे हैं, एक एक जो लाइन है उसको एकदम याद रखना इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में, देखिए कहा है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब जो बनाया गया था, जिससे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा जाता है। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी देखिए, जो वो मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार पुरातत्वविदों ने पाया था या खोजा था, उसकी विशेषता में कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए, इन तालाबों को बनाने में ईंटों और प्लास्टरों का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि हम बताए थे कि अगर प्लास्टर शब्द आएगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि उस समय प्लास्टर नहीं होता था। तो इसमें इसको निगेटिव नहीं लेना है, उस समय भी प्लास्टर का उपयोग किया गया था उस स्नानागार में। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत बिछाई गई थी। तो ये बात भी सत्य है, बताए थे हम। इनमें दोनों तरफ के से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे थे। तो ये भी हम बताए थे, ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य है। अब देखिए, बताया गया इनमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो ये बात गलत है। जैसे कि हम सब पढ़े थे, तो इसमें जो पानी भरा जाता था तो वो कुओं से भरा जाता था, न कि किसी नदी और तालाब से। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगर है, वहाँ से जो नगर जैसे बताए थे कि मोहनजोदड़ो हुआ, कालीबंगा हुआ और लोथल हुआ, इन सब वहाँ से ही उसी के आसपास से प्राप्त हुआ था। तो देखिए, इसमें बताया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले थे। तो हम यहाँ पर उसको निर्देश करके बताए थे इसको भी। तो ये बात सत्य है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये बात भी देखिए दोस्तों सत्य है। ये दोनों बात एकदम सत्य है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से तीनों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह मिला है। ये तीनों बात सत्य है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, ये बात भी सत्य है। कालीबंगा और लोथल से, तो ये दोनों बात सत्य है। इसका हो जाएगा सी, ये दोनों बात सत्य है। ये जो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों बात सत्य है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ। फिर से वही क्वेश्चन कि किन किन स्थानों पर, नहीं फिर से देखिए, वो तो है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा का जो नगर था वे किन स्थानों पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए, सिंध पाकिस्तान में भी हुआ था, गुजरात में हुआ था, और राजस्थान भारत में, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, ये सभी जगह ये जो इसके हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे। तो ये इसका सही हो जाएगा ये। अगला देखिए, अगला, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। अभी जस्ट इसके पहले बताएं कि जो कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। तो ये बात भी एकदम सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो शायद ये दोनों क्वेश्चन दोहराया गया है। तो इसको देखिए, दोनों सही बात है। इस क्वेश्चन को दोहराया गया तो इसका विकल्प सी हो जाएगा कि ये दोनों क्या हैं, सही है, ये दोनों सही है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए प्रश्न का इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नाले थे, सड़कें थे, इसका जो निर्माण किया गया था, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सॉरी दोस्तों, तो जैसे देखिए हम लॉज में हैं, तो यहाँ बाहर लोग हैं, लड़के जो निकल कर अपना थोड़ा आवाज़ कर रहे हैं, तो इन सब बातों को इग्नोर करके अपना पढ़ने पर ध्यान देना। तो देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर दो मंजिल होते थे। तो देखिए ये बात एकदम सही थी, हम बताए भी थे कि जो ये नगर थे, यहाँ के नगर जो थे, ये 2 मंजिल होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं होते थे। तो ये बात भी सही है, हम बताए थे इसको पॉइंट करके कि कुआं होता था, अलग कुआं बनाया जाता था और हर वहाँ वो स्नानागार होता था, हर अलग अलग करके। अब देखिए सी क्या है विकल्प, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इसकी सफाई किया जा सके। तो देखिए ये बात गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बताया गया था कि जो नाले ढके हुए रहते थे और वो नालों ढके हुए रहते थे और उसे होल रहता था, उससे सफाई किया जाता था। तो ये बात इसमें गलत है दोस्तों। और देखिए डी का है कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो ये बात एकदम सही है दोस्तों। तो देखिए ये तीनों बात सही है, पर ये तीसरा जो है ये बात गलत है कि वो खुला रहता था, ये बात गलत है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में जो वहाँ के जो लोग रहते थे उनके बारे में डिस्कस करना है या उनकी विशेषता को बतलाना है कि तो देखिए नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करते थे। तो देखिए ये बात सही है कि वहाँ के शासक जो थे इमारतें बनाने की योजना तैयार करते थे। देखिए लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे। तो जैसे हम दोस्तों बताए थे पॉइंट कि इसको देखिए वहाँ पर बताए थे कि ये सब भी नगर में रहते थे। हालांकि नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी ही। और बोल रहे हैं शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों बात सही है। वहाँ के जो लोग रहते थे वे व्यापार भी करते थे। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाट का मतलब जो वो तौलने के लिए जो ऐसे बनाया गया था, वो किससे बनाया गया था? तो देखिए यहाँ कार्निल पर पत्थर से। तो देखिए उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि जो बाट थे, तो बाटों को बनाने के लिए सामान्यतया चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्निल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए तो इतना अच्छा है, वहीं लाइन ही उठाकर पूरा रख दिया। तो देखिए वहाँ चूना पत्थर का प्रयोग नहीं होता था, उसके मनकों को बनाने के लिए कार्निल पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। तो इसमें देखिए इसका केवल बी सही है, इसका केवल बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों कैसे ही इसी चैप्टर से इतना क्वेश्चन बन रहे हैं और इसीलिए बोलते हैं आप सब एकदम ध्यान से पढ़िए। तो देखिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। जैसे हम बताए थे वो जो एक व्यक्ति था, वे डिजाइनदार पत्थर था, उस पर वस्त्र जो था उस पर डिजाइन डाला गया था। तो इसको हम बताए थे कि ये कहाँ से था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये बात सही है कि जो सोने चांदी थे उनके गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल देखिए नेगेटिव पॉइंट होता ही है दोस्तों, पर और औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो ये बात गलत है। मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो जैसे कि ये बात सही है दोस्तों। तो इसमें देखिए पहला
पहला और तीसरा, दूसरा गलत है दोस्तों, या केवल दूसरा गलत है, तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिला है? सूती कपड़ों के अवशेष देखिए दोस्तों, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम इसको हाईलाइट करके बताए थे। तो ये जो कपड़ा का, सूती वस्त्र का जो अवशेष मिला है हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए आगे, अब देखिए कारक और कथन में भी जो ऐसे लाइन बाय लाइन रख देता है। तो देखिए, हड़प्पा के नगर में सूत कताई का काम होता था, हड़प्पा के नगर में सूत कताई का काम होता था। तो ये बात सही है दोस्तों, हम बताए थे। तो और कारक क्या है, कारण क्या है इसका? कारण दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो हम बताए थे हाँ ये बात सही है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो अब इसमें देखिए विकल्प क्या है, तो इस प्रश्न को ऐसे हल करना चाहिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न पहला दिया है कि ए और आर दोनों सही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों ए और आर है ये दोनों बात सही है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम बताएं कि हड़प्पा नगर में सूत कताई का काम होता था, ये बात सही है, और मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये बात भी सही है। तो आप देखिए विकल्प, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर, ये जो आर है, ये आर है, ए की स्पष्ट व्याख्या कर रही है। बी का है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर और ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रही हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इन दोनों विकल्पों में तो आपको नहीं कंफ्यूज होगा कि अगर ए सही रहेगा, ए गलत रहेगा, तो ए लगाना है, सी लगा देना है। और अगर डी क्या बोल रहा है कि ए गलत है मतलब ए गलत है और परंतु आर सही है। अगर पहला गलत होता और दूसरा सही रहता तो हम ये लगा देते, पर इसमें क्या है कि दोनों सही है। अब दोनों सही है, तो आप देखिए दोनों सही है मतलब ये दोनों तो अब सही है। अब इसमें दिया गया ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है। अब इन दोनों प्रश्न में दिया गया ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु अब इसमें क्या दिया गया है, देखिए इस सही स्पष्टीकरण है और इसमें दिया है सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसी में कंफ्यूज होते हैं लोग। तो देखिए स्पष्टीकरण है और नहीं है, इसमें अंतर होता है। कि जैसे देखिए मान लीजिए ये दोनों हमारा प्रश्न सही है कि हड़प्पा में नगरों में सूत कताई का काम होता था, ये बात सही है, चलिए ठीक है। अब कारण ये जो कारण है, अगर ये हड़प्पा के पहला क्या है कि हड़प्पा के बारे में बताया गया है, कथन हड़प्पा के बारे में बताया गया है, अगर कारण भी हड़प्पा नगर के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में ही भी बताया जाता होगा या बताया गया था या बताया जाता, तो हम जाकर यहाँ पर मार देते कि हाँ ये स्पष्ट बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी हड़प्पा के बारे में बताया गया है, कथन भी हड़प्पा के बारे में है और कारण भी। पर इसमें क्या है कि कथन तो हड़प्पा के बारे में है, पर कारण जो है वो मेहरगढ़ के बारे में है। तो ये मेहरगढ़ और ये हड़प्पा ये अलग अलग हो गया। तो इसमें ये बताएं कि दोनों तो सही है पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन कि ये दोनों तो सही है पर ये व्याख्या नहीं कर रहा है। या तो ये दोनों हड़प्पा के बारे में ही विशेषता लाती, तब जाकर इसको व्याख्या भी स्पष्ट होता। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो देखिए इसको हम हाईलाइट करके बताए थे कि जो हड़प्पा के लोग रहते थे वो मिट्टी के बर्तन को जो ऊपर से जो रंगते थे उसमें हम लाल रंग का प्रयोग करते थे। आगे देखिए, आगे दोस्तों, तो हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस जो हम पढ़े थे, ऐसे मान लीजिए हाथ के समान ऐसे बनाया गया था, तो फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। जो वो फेंस बनाया गया था वो पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसकी विशेषताओं को बताना है ना, निम्नलिखित कथन उस पर विचार कीजिए। अब देखिए बताया गया कि इस काल में फेंस के मन के चूड़ियाँ बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये बात सही है, ये बात सही है, सही दोस्तों, देखिए ये बात सही है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वही फेंस के कृत्रिम रूप से बनाए जाते थे, तो ये बात भी सही है। तो इसमें देखिए दोनों बात सही है, इसमें दोनों बात सही है। देखिए अगला है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
सही नहीं है। इसमें देखिए जो हड़प्पा काल के जो गाँव थे वहाँ जैसे बताए थे, हड़प्पा तो नगरीय सभ्यता थी, पर बहुत लोग गाँव में भी रहते थे। गाँवटी लोग रहते थे, जैसे कृषक वगैरह थे, जो कृषि वगैरह थे, और जो कृषक वगैरह गाँव में रहते थे, एक कृषक वगैरह जो शहर में रहते थे उनके लिए भोजन इत्यादि वस्तुओं को देते थे, गाँव वाले शहर वालों को। तो इसमें देखिए बताया गया है कि हड़प्पा काल में गाँव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है वो सही नहीं है। तो देखिए कृषक और चारवाहे गाँव में रहते थे, कृषक और चारवाहे गाँव में रहते थे। तो देखिए ये बात सही है, जैसे हमने बताया कि जो कृषक और चारवाहे थे गाँव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिलहन, सरसों, देखिए अभी जस्ट आज ही इसी क्लास में हम बताएं हाईलाइट करके कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिलहन आज सभी का जो खेती भी करते थे, उगाते थे। खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय नहीं थी, तो ये बात सही है, ये बात भी सही है। उस समय नई हल के खेत होते थे। अब सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो ये देखिए ये बात यहाँ पर पकड़ा गया कि ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हम बताए थे कि जो वे अधिकांश, यहाँ पर लिखा है सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा पर नहीं निर्भर रहते थे, वे बस निर्भर रहते थे पर निम्न मात्रा पर। देखिए अगर दिखा दें, चलिए जाने दीजिए, ज़्यादा उधर हो जाएगा और ये वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो पीडीएफ सेंड कर देंगे तो अपना देख लेना। तो इसमें बताए थे हाईलाइट करके कि वो निम्न बस थोड़ा बहुत बस वर्षा पर निर्भर रहते थे, और इसके अलावा वर्षा के अलावा भी वे जैसे कुआं वगैरह और जैसे इधर उधर के साधन जो भी था, तालाब वगैरह था, इन सब पर भी वे डिपेंड रहते थे। पूरी तरह से एकदम वर्षा पर डिपेंड नहीं रहते थे। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। तो देखिए दूसरा है हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा नगर किस राज्य में स्थित था। तो जिसे देखिए हम बताए थे कि ये जो धौलावीरा था ये कहाँ पर था, ये गुजरात में था। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित था, हम बताए थे। और ये भी बताए थे कि हड़प्पा तो 2 भागों में विभाजित था, पर धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा ये 3 भागों में विभाजित था। तो इसको भी याद रखना। देखिए हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए ये अगला प्रश्न है। तो अभी जस्ट अभी हम जैसे बताएं धौलावीरा था ये 3 भागों में विभाजित था, और हड़प्पा ये 2 भागों में विभाजित था। तो अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। तो लोथल और धौलावीरा दोनों एक ही स्थान पर थे गुजरात में। लोथल और धौलावीरा ये दोनों एक ही स्थान गुजरात में थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोथल, पहला देखिए लोथल, एक चीज़ तो आपको याद होगा कि ये जो लोथल है बंदरगाह था, ये बात तो एकदम फिक्स होगा और याद भी रहना चाहिए। तो देखिए, और अभी इसके जस्ट पहले बताएं कि यह गुजरात में था, गुजरात में था, ये तो सही है, गुजरात में था ये तो सही है, पर माही नदी के किनारे था, ये बात गलत है। तो ये पहले जो सही है उसको देखिए। तो इसमें दिया है कौन सा सही नहीं है, इसमें दिया है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए एक बंदरगाह था, ये बात तो सही है, गुजरात में था, इतना तो सही है। इस नगर में भंडार गृह मिले थे, ये बात भी सही है, 3 जगह से मिले थे भंडार गृह, एकदम याद कर लेना उसको फिर से जाकर वहाँ से रिपीट करके। यहाँ से एक इमारत मिली है, यहाँ मन के बनाने का काम होता था, ये बात भी सही है। तो देखिए इसमें बात सही है, चारों बात सही है, पर इसमें एक पॉइंट गलत है कि ये माही नदी, ये जो माही नदी दिया है, माही नदी के पर नहीं बसा हुआ था, बस ये बात गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के, जो हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ उन वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया, इनके तर्क निम्नलिखित में बताना है कि कौन कौन सा तर्क दिया। तो जैसे हम कहानी के टाइम में पढ़े थे, उसमें पढ़े होंगे आप कि नदियों का सूख गया, जंगलों का विनाश हो गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, इन सभी आदि बातों को बताया गया था कि ये सब ऐसे बाढ़ आ गई थी। तो ये सब सही है, इन सभी बातों को भी वहाँ पर बताया गया कि ऐसे थोड़ा तर्क दिए हैं सब लोग, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है कि हाँ मेन रीजन क्या था हड़प्पा सभ्यता का अंत का। अब देखिए 21 क्वेश्चन, तो
हड़प्पा कालीन मुहर, जो मुहर थे, मुहर के बारे में, हड़प्पा कालीन मुहर और मुहर बंदी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित के लिए किया जाता था और जो एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। ये बात तो सही है। जैसे कोई वस्तु रहता था डब्बा में या किसी भी वस्तु में, उसको पैक किया जाता था और जो उसमें भेजा जाता था उस पर मुहर लगाया जाता था, इसके लिए उपयोग किया जाता था मुहर के। और दूसरा क्या है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहर बंदी कहलाता था। तो ये बात भी सही है, मुहर बंदी कहलाता था। तो देखिए यहाँ पर दोनों बात सही है। तो अगला देखिए, बस देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था ये। तो आशा है कि आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और एकदम हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाएंगे, और हर चैप्टर के लास्ट में उस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण MCQ हम सब ऐसे ही बताएंगे आपको, ऐसे ही जोड़कर PDF के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक अगले क्लास में।